साइंस लवर, स्वागत है आपका अपनी साइंस क्वीन में। तो आप तैयार है आगे का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए या आगे के टॉपिक पढ़ने के लिए? तो हम आगे के टॉपिक देखते हैं, धातुओं का निष्कर्षण। क्या देखेंगे? धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, तो धातुओं का निष्कर्षण क्या है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। मतलब ये है कि हमने पढ़ा था सक्रियता श्रेणी में कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले सारे क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, और हाइड्रोजन के नीचे वाले, जो हाइड्रोजन के नीचे धातुएं आती है वो क्या होती है, कम सक्रिय होती है। ठीक है, वो उसकी क्रियाशीलता कम होती है। तो हमने ये चीज़ देखी थी, तो उसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, धातुओं को अलग कर सकते हैं, उसका निष्कर्षण कर सकते हैं। निष्कर्षण का मतलब उन्हें अयस्कों से अलग करना, या फिर उनको उनके आभूषण बनाने के लिए शुद्ध धातु प्राप्त करना, या फिर कोई भी वस्तु बनाने के लिए शुद्ध धातु प्राप्त करना। तो हम शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती है। ये सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। ये तो हमने पढ़ा था कि जो H है, हाइड्रोजन है, उससे नीचे आने वाली सारी धातु कैसी होती है, कम अभिक्रियाशील होती है। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के लिए गोल्ड हुआ, सोना हुआ, सिल्वर, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर, तांबा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो कौन कौन सी धातुएं स्वतंत्र रूप से पाई जाती है? सबसे पहले हो गया सोना। कौन पाएगा? सोना बाबू वाला सोना नहीं, ध्यान रखना, सोना यानी गोल्ड। ठीक है, ये गोल्ड, ये किस अवस्था में मिलेगा? सोना मतलब गोल्ड, गोल्ड मतलब धातु है। ठीक है, ये स्वतंत्र अवस्था में मिलेगा। सोने के साथ क्या है? सिल्वर। क्या है? सिल्वर। क्या मिलेगी? सिल्वर। ठीक है, सिल्वर को सब पहनते हैं और जानते भी, ऐसा कोई तो बच्चा नहीं होगा जो सिल्वर को नहीं जानता होगा, यानी चांदी। ठीक है, उसके बाद आएगा प्लेटिनम। क्या आ जाएगा? प्लेटिनम, पीटी यानी कि प्लेटिनम। ठीक है, उसके बाद आएगा कॉपर। कौन आएगा? कॉपर। कॉपर को भी सब जानते हैं, इसको बोलते हैं तांबा। ठीक है, तांबा। तो ये सारी धातुएं जो होती है किस अवस्था में होती है? स्वतंत्र अवस्था में होती है। ठीक है, एवं कॉपर सिल्वर अपने सल्फाइड ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन कौन सी? कॉपर और सिल्वर अपने सल्फाइड और ऑक्साइड में के अयस्क अवस्था में संयुक्त रूप से पाई जाती है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं जैसे कौन कौन? सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है कि ये कभी भी स्वतंत्र रूप से तत्व के रूप में नहीं पाई जाती है। कौन कौन सी धातु है? देखो लो एक बार, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, क्योंकि जैसे इनको खुला छोड़ दिया जाएगा, ये क्या करना स्टार्ट कर देगी? क्रिया करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं अब आगे, कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है। पृथ्वी की भूपर्पटी पहला है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, दूसरा है मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, और तीसरा है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो यानी कि विभिन्न तकनीकों का कैसे उपयोग करेंगे, देखते हैं कि अयस्क शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। इन चरणों का सारांश हम आगे देखेंगे। अयस्कों का समृद्धिकरण, सबसे पहला पॉइंट आएगा अयस्कों का समृद्धिकरण। ठीक है, यानी कि अयस्कों का समृद्धिकरण हम किस तरह से करेंगे और क्या क्या करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यानी पृथ्वी के खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती है, जिन्हें गैंग कहते हैं। क्या कहेंगे? ये पृथ्वी में जो खनिज पाए जाएंगे, जो अयस्क मिलेंगे, उसमें मिट्टी भी मिलेगी, रेत भी मिलेगी, अशुद्धियाँ। तो इन अशुद्धियों को क्या नाम दे दिया? गैंग। क्या दे दिया? गैंग। ठीक है, तो ये गैंग कहलाएंगे। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को क्या करेंगे? हटाना आवश्यक होता है।
अयस्कों से गेंद को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क या गेंद के भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। इन पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीक अपनाई जाती है। यानी कि इनकी तकनीकें क्या है वो हम इसमें देखेंगे। यानी कि हम इस सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म देखते हैं कि जो है ये जो हमें धातुएं दिख रही है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तो क्या है विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, फिर जिंक, आयरन, लेड, कॉपर ये कार्बन के उपयोग से अपचयन से प्राप्त होती है और AgAu जो है प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होती है। तो इस तरह से हम इन धातुओं को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सारणी को आप याद रखना ध्यान से और गौर करके। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। देखो क्या है इसके अंदर कि सबसे पहले जो अयस्क है उसका क्या किया जाएगा, सांद्रण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सांद्रण किया जाएगा। तो सांद्रण करने के लिए कितने प्रकार के होने चाहिए, ये 1, ये 2 और ये क्या है 3। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट जो स्टेप है वो है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, जो हमने पढ़ी थी कि हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएं आती है वो सारी क्या होती है, अधिक अभिक्रियाशील होती है। और जिंक, लेड हमने जो पढ़ रहे थे बीच में वो क्या है, मध्यम क्रियाशील थे। और फिर निम्न अभिक्रियाशील के अंदर आ गया, जैसे Au, Ag वगैरह हम पढ़ रहे थे, तो ये क्या है, कम क्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को किस तरह से शुद्ध धातु में परिवर्तित करके प्राप्त किया जाता है। तो ये देखते हैं कि उच्च धातुएं जो होती है वो गलित धातु का विद्युत अपघटन, यानी कि जो गलित अवस्था में होगी उसका क्या किया जाएगा, विद्युत अपघटन किया जाएगा। और विद्युत अपघटन करके कौन सी धातु प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। फिर आएगा मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। कौन सी धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील। तो मध्यम अभिक्रियाशील धातु में मिलते हैं कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क। ठीक है, तो कार्बोनेट अयस्क जो हमें मिलेंगे उसको निस्तापन विधि द्वारा क्या करेंगे, अलग करेंगे। अभी आगे पढ़ेंगे निस्तापन विधि क्या होती है और भर्जन विधि क्या होती है। तो कार्बोनेट अयस्क जो भी धातुओं की कार्बोनेट अयस्क है, कार्बोनेट मतलब CO3, जिस भी फॉर्मूले के अंदर आ रहा है किसी धातु से जुड़ा हुआ है वो कार्बोनेट अयस्क है, और जिसमें S सल्फाइड जुड़ा हुआ है वो क्या हुआ है, सल्फाइड अयस्क है। ठीक है, तो यानी कि हम देखते हैं कि जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं उनको अलग निस्तापन विधि द्वारा किया जाता है, सल्फाइड अयस्क होते हैं उसको भर्जन विधि द्वारा किया जाता है। धातु के ऑक्साइड मिल जाएंगे, फिर उन ऑक्साइडों का अपचयन किया जाएगा। तो अपचयन करने के बाद फिर क्या मिलेगी, हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं निम्न अभिक्रियाशील धातुओं पे। किस पे, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तो इस निम्न अभिक्रियाशील धातु में हम देखते हैं सल्फाइड अयस्क होते हैं। क्या होते हैं, सल्फाइड अयस्क होते हैं। और सल्फाइड अयस्क को किससे करते हैं अलग, भर्जन विधि द्वारा। और भर्जन विधि द्वारा हमें क्या मिलती है, धातु। और धातु को क्या किया जाता है, परिष्करण। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पढ़ा था अपन ने, सल्फाइड अयस्क को कौन सी विधि द्वारा अलग किया है, भर्जन विधि द्वारा। तो सेम यही है, निम्न अभिक्रियाशील में भी सल्फाइड अयस्क मिलते हैं और उन सल्फाइड अयस्कों को भर्जन विधि द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, उससे धातु प्राप्त की जाती है। फिर अब आगे पढ़ते हैं हम, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो कौन सी धातुएं जो नीचे आती है, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफी अनभिक्रिय मतलब कम क्रियाशील होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। सिर्फ गर्म करने पर ही इनको धातु का ऑक्साइड प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि धातु प्राप्त किया जा सकता है तो कौन कौन है, उदाहरण के लिए सिन बार यानी HgS, ये क्या है, सिन बार क्या है, सिन बार। फिर आएगा मरकरी, मरकरी का एक अयस्क है, किसका अयस्क है, ये मरकरी का, किसका अयस्क है। अगर पूछा जाए कि मरकरी का अयस्क क्या है तो क्या बताएंगे, HgS यानी सिन बार। वायु में गर्म करने पर सबसे पहले मरकरी ऑक्साइड HgO में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये सोच के देखो कि जो HgS है ना, इसको सिर्फ थोड़ी सी क्या कर दी जाए, वायु में गर्म कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, वायु में गर्म कर दिया जाए। तो जैसे ही इसको गर्म करा
और एक किस में चेंज हो गया, HgO यानी मरकरी ऑक्साइड में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, मरकरी ऑक्साइड में। ठीक है, अधिक गर्म करने पर मरकरी ऑक्साइड मरकरी पारद में अपचयित हो जाती है और फिर इसको और गर्म किया तो क्या किस में चेंज हो जाएगा, ये Hg में, यानी किसमें, मरकरी में। इसकी अभिक्रिया हम आगे देखते हैं। ये देखो, HGS की रिएक्शन किससे करवाई, ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन तो पता है ना कि ज्वलन का काम करती है, यानी जलाने का काम। तो HGS को किसके साथ गर्म किया, ऑक्सीजन के साथ गर्म किया। क्या किया, गर्म किया। ठीक है, गर्म किया तो गर्म करने पर क्या बन गया है, HgO बन गया है। क्या बना है, HgO। ठीक है, फिर इस HgO को क्या कराया अपन ने, इस HgO को क्या कर दिया है हमने, फिर से गर्म किया है। इस HgO को हमने फिर से क्या कर दिया है, गर्म कर दिया है। ठीक है, तो जैसे फिर से इसको गर्म करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, Hg मिल जाएगा। Hg मतलब मरकरी मिल जाएगा और कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी, O2। जब HgS को तपाया यानी गर्म किया, तापन किया इसका, तो HgO तो मिला हमें, पर HgO के साथ यानी कि मरकरी ऑक्साइड के साथ हमें सल्फर डाइऑक्साइड भी मिला। देखो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड भी मिला, पर वापस इस HgO यानी कि मरकरी ऑक्साइड को गर्म किया तो हमें मरकरी मिली, मरकरी के साथ ऑक्सीजन गैस मुक्त हो गई। ठीक है, तो यानी कि हमें जो एस्क मिला था वो एस्क किस फॉर्म में था, सल्फाइड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में था, सल्फाइड के फॉर्म में, यानी कि सल्फाइड के रूप में था। मैंने इसको गर्म किया तो SO2 गैस निकल गई, पर ये चेंज हो गया HgO में। फिर इसको गर्म किया, फिर किस में चेंज हुआ, ये Hg में, और कौन सी गैस मुक्त हो गई है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो हमें ये मिला था और हमें क्या चाहिए था, मरकरी चाहिए था, तो हमें इस तरह से मरकरी प्राप्त हो गया। आगे हम देखते हैं, कॉपर सल्फाइड के रूप में उपलब्ध तांबे को केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्कों को अलग किया जा सकता है। देखो, कॉपर की भी यही रिएक्शन है कि हमें किस अवस्था में मिला है, ये कॉपर सल्फाइड की अवस्था में। किसके साथ गर्म किया, ऑक्सीजन के साथ गर्म किया। गर्म करने पर क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड बना है। कॉपर ऑक्साइड के साथ वही SO2 गैस निकलेगी। ठीक है, फिर कॉपर ऑक्साइड को फिर से गर्म किया है, पर Cu2 एस सल्फाइड यानी कॉपर सल्फाइड के साथ मिलाकर, तो कौन सी क्या चीज़ प्राप्त हुई है, हमें कॉपर प्राप्त हुआ है। और गैस कौन सी निकली है, SO2 निकली है। ठीक है, तो इस हमें मिला है ये कॉपर सल्फाइड के रूप में और हमें चाहिए था क्या, कॉपर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉपर प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो कैसे, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु जैसे हुई आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। कौन कौन सी धातु है सक्रियता श्रेणी के मध्य में, आयरन है, जिंक है, लेड और कौन है, कॉपर। अब इनका क्या करेंगे, निष्कर्षण। ठीक है, मध्य में होती है प्रकृति प्राय सल्फाइड कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, हमने पढ़ा था। कार्बोनेट यानी निस्थापन विधि द्वारा और सल्फाइड मतलब भर्जन विधि द्वारा। तो पढ़ेंगे, सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। क्यों, क्योंकि देखो, इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। सल्फाइड है इसको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में भर्जन करते हैं। कौन सी प्रक्रिया, जो सल्फाइड एस्क होते हैं वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे तो ऐसी विधि को बोलते हैं हम भर्जन विधि। कौन सी विधि, भर्जन। कार्बोनेट एस्क को सीमित वायु से अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहेंगे निस्तापन, यानी कि सीमित वायु से क्या करेंगे, कार्बोनेट एस्क को सीमित वायु से अधिक ताप पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो केस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, निस्तापन। क्या बोलेंगे, निस्तापन। जिंक के एस्को में भर्जन व निस्तापन के समय निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हुई हम देखते हैं। सबसे पहले है भर्जन। कौन है, भर्जन। भर्जन में क्या किया, जिंक सल्फेट था। क्या था, जिंक सल्फेट। इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ गरम किया। क्या किया, गरम किया। ठीक है, ये गरम कर दिया। गरम करने पर प्राप्त हुआ है जिंक, जिंक ऑक्साइड। और कौन सी गैस निकली है, SO2। कौन सी गैस निकल गई है, SO2।
ठीक है। तो जिंक सल्फेट को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ। ये कौन सी विधि हुई? भर्जन विधि। फिर आते हैं हम निस्तापन विधि पर। किस पर? निस्तापन पे। निस्तापन में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि जिंक कार्बोनेट है। क्या है? जिंक कार्बोनेट है। जिंक कार्बोनेट है। उसको क्या किया? गरम किया। क्या किया? गरम किया। गरम करने पर क्या मिला? जिंक ऑक्साइड मिला। और कौन सी गैस निकली है? CO2। ठीक है। तो यानी कि इसमें कहा गया है भर्जन विधि में सल्फाइड अयस्क होते हैं जिनको वायु को उपस्थिति में गर्म किया जाता है। निस्तापित विधि में कार्बोनेट होते हैं जिनको वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और ये क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। फिर आगे आते हैं। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचय का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो ये जिंक धातु में अपचयित हो जाती है। तो हम बता सकते हैं कि जो जिंक ऑक्साइड होता है, कौन सा ऑक्साइड? जिंक का ऑक्साइड। इसके किसके साथ गर्म किया जाएगा? कार्बन के साथ। तो किस में चेंज हो जाएगा? जिंक में। और हमें चाहिए भी तो क्या? जिंक ही तो चाहिए था, धातु तो चाहिए थी। तो ये इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगी। फिर आएंगे आगे हम कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रम से ऑक्सीकरण अपचयन पर से आप पहले से ही परिचित है। धातुओं को उनके यौगिक से प्राप्त करना भी अपचयन प्रक्रम है। कार्बन कोयला का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचय के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इन निम्नलिखित अभिक्रियाशील वायु धातुओं को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। कौन कौन सी होती है? देखते हैं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कौन सा ऑक्साइड है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इसकी क्रिया किससे हुई? Al यानी एल्यूमिनियम से। ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा? मैग्नीज। क्या प्राप्त होगा? मैग्नीज। और मैग्नीज तो प्राप्त होगा ही होगा। ऑक्साइड कहाँ चला जाएगा? एल्यूमिनियम से क्रिया करने। यानी कि क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। तो ये तो कह रहा है कि जो धातुएं होती है एल्यूमिनियम, मतलब इनके रिएक्शन करवाए, जैसे एल्यूमिनियम का चूर्ण ले लिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया, इनसे जो रिएक्शन करवाए तो हमें क्या प्राप्त हो गई है? मैग्नीज। क्या मिली? सॉरी, मैग्नीज। मैग्नीज ऑक्साइड व एल्यूमिनियम। मैग्नीज ऑक्साइड व एल्यूमिनियम और हमें प्राप्त हो गई है मैग्नीज। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या आप उन पदार्थों की पहचान कर सकते हैं जिसका ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा हो? तो क्या है? यह विस्थापन अभिक्रियाशील अभिक्रियाएं अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब हम क्या समझते हैं? ऊष्मा का निकलना। क्या समझेंगे हम? ऊष्मा का निकलना। ठीक है। ये ऊष्मा का निकलना मतलब कौन सी अभिक्रिया मानेंगे हम? ऊष्माक्षेपी। उत्सर्जित ऊष्मा मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। वास्तव में आयरन जो ऑक्साइड होता है साथ धातु एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों को दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मेट अभिक्रिया कहेंगे। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? थर्मेट अभिक्रिया। ठीक है। थर्मेट अभिक्रिया पढ़ने के बाद हम आगे देखते हैं रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देखते हैं? ये जो आयरन ऑक्साइड है, जो आयरन ऑक्साइड है, इसकी क्रिया एल्यूमिनियम से करवाई गई। तो एल्यूमिनियम से कराई गई तो क्या बना है? एल्यूमिनियम बना है। क्या बना है? एल्यूमिनियम बना है। और एल्यूमिनियम बनने के साथ साथ बना है क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ निकली है ऊष्मा। ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे थर्मेट अभिक्रिया। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि थर्मेट अभिक्रिया क्या होती है, समझाइए, तो थर्मेट अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें जो ऑक्साइड होते हैं, किसके ऑक्साइड? आयरन के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करवा के रेल के पटरियों के मशीन के पुर्जों के दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये रिएक्शन लिख देनी है। और ये रिएक्शन कौन सी अभिक्रिया की है? थर्मेट अभिक्रिया की। अब आगे बढ़ते हैं।
सक्रियता श्रेणी से सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अभिक्रियाशीलता श्रेणी से सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करने पर इन्हें यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कार्बन तथा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। याद रखें कि जो कौन कौन सी धातुएं, सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कौन सा हुआ, सोडियम, कौन हुआ, सोडियम हुआ, ठीक है। सोडियम के साथ कौन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनके ऑक्साइड अपचयन से प्राप्त इन्हें धातुओं को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अपचयन करके इनको धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। मतलब ये अधिक बंधे हुए होते हैं किससे, या फिर बंधुता मतलब बॉन्ड बनाते किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो यानी कि क्वेश्चन में पूछ ले कि विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त होने वाली धातुएं कौन कौन सी है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ठीक है। यानी कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं जो होती है उनको विद्युत अपघटनीय विधि से द्वारा अलग किया जाता है। अब देखते हैं आगे क्या कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को उसके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती है तथा एनोड धन आवेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। तो कैथोड पर कौन क्या मुक्त होगा, कैथोड पर क्या मुक्त होगी, याद रखो, कैथोड पर क्या मुक्त होगी, कैथोड पर धातुएं, कैथोड पर धातुएं, ठीक है, धातुएं। और एनोड पर एनोड पर क्या प्राप्त होगी, क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, एनोड पर क्लोरीन प्राप्त होगी। तो यानी कि इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि इन धातुओं के अपघटन से हम धातु प्राप्त करते हैं। एनोड पर मिले सोडियम और एनोड पर मिला क्लोरीन और कैथोड पर मिला प्लस यानी Na+ यानी कि धातु। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनीय अपचयन से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। अब हम देखते हैं धातुओं का परिष्करण। क्या देखेंगे, धातुओं का परिष्करण। तो धातुओं का परिष्करण किस तरह से किया जाता है देखते हैं। विद्युत अपघटनीय परिष्करण कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातुओं को एनोड पर, शुद्ध धातु पतली परत को कैथोड पर बनाया जाता है। देखो पहले कौन कौन सी धातुओं को विद्युत अपघटनी से अलग किया जाता है, कौन कौन सी, देखो सबसे पहले कॉपर, जिंक, टिन यानी कि एस भी बोलते हैं उसको, टिन। उसके बाद आते हैं निकल, निकल, निकल के बाद क्या आएगा, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड। ये सारी धातुएं विद्युत अपघटनी द्वारा अलग की जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अशुद्ध धातु कहाँ मिलेगी, एनोड पर। अशुद्ध धातु कहाँ मिलेगी, एनोड पर, ठीक है। अशुद्ध धातु कहाँ मिलेगी, एनोड पर। शुद्ध धातु कहाँ मिलेगी, कैथोड पर। शुद्ध कहाँ मिलेगी, कैथोड पर। तो इस तरह से हम धातुओं देख सकते हैं। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। उपकरण व्यवस्थित किया जाता है। विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन से घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलय अशुद्धियां विलयन में चली जाती है तथा अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है। इसे क्या कहेंगे, एनोड पंख। जो अशुद्धियां नीचे एनोड तली पर आके इकट्ठी हो गई है उसे बोलेंगे अपन एनोड पंख। क्या बोलेंगे हम, एनोड पंख, ठीक है, एनोड पंख। देखो चित्र के माध्यम से हम देखते हैं। देखो सॉरी, ये कैथोड, एनोड, कैथोड माइनस, एनोड प्लस, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, जैसे हमने कुंजी लगाई, अभी कुंजी क्या हुई है, खुली हुई है। कुंजी लगाई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गमन करना स्टार्ट हो जाएंगे।
तो आप यहाँ देख सकते हो कि कॉपर 2+ क्या हो रहा है, कैथोड की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? कैथोड की तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी कि कॉपर धातु कैथोड पर इकट्ठी हो रही है और कॉपर 2+ जो विलयन ये को एनोड से क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं। तो ये निकल के कहाँ जा रहे हैं? कैथोड पर। और जो एनोड पंख अशुद्धियां थी वो कहाँ जमा हो गई है? एनोड के नीचे यानी तली पर, इस तरह से। और ये जो विलयन हमने लिया है अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का क्या है? विलयन है। और हमें प्राप्त क्या करना था? कॉपर प्राप्त करना था। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? कॉपर प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ये जो छड़ बनेगी वो किसकी बनेगी? कॉपर की बनेगी। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? विद्युत अपघटन विधि से कॉपर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। संक्षारण, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि संक्षारण क्या होता है? लोहे पर जंग लगना या फिर किसी धातु पर क्या परत चढ़ना, काली परत चढ़ना, हरी परत चढ़ना, ये क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं क्या होती है? काली हो जाती है। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। यानी वो काली परत जो होती है वो किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड की। याद रहे, काली परत जो बनी है वो किसकी है? सिल्वर सल्फाइड की। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपर वायु की उपस्थिति में आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह पर भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा हरे रंग की परत चढ़ जाती है। हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। यानी कि कॉपर पे भी जो हरे रंग की पदार्थ परत चढ़ती है वो किसकी होती है? कॉपर कार्बोनेट की होती है। किसकी होती है? कॉपर कार्बोनेट की। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की तरक्की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, से जंग कहते हैं। और भूरे रंग की पदार्थ की जो परत चढ़ेगी वो क्या कहलाएगा? जंग कहलाएगा। ठीक है, अब इसके आगे सराहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हर एक वीडियो का। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, पर शेयर ज़रूर करना। शेयर का मतलब ये है कि उन बच्चों तक पहुंचना चाहिए जिनको ज़रूरत है और वो बुक्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।